आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी पद्धति। आईयूपीएसी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध रसायन संघ। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए हमने 3 पद्धतियां पढ़ी थी, जिसमें पहली पद्धति रूढ़ पद्धति थी जो आज हम आईयूपीएसी पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, जबकि एक व्युत्पन्न पद्धति और है। जब हमारी आईयूपीएसी पद्धति कंप्लीट हो जाएगी देन हम व्युत्पन्न पद्धति पढ़ेंगे। तो ये जो आईयूपीएसी पद्धति है इसे आप हाइड्रोकार्बन का जब भी नाम आता है तो हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 3 ही प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो हम इन जो आईयूपीएसी पद्धति है इसके द्वारा हम एल्केन, एल्कीन व एल्काइन तीनों का नामकरण कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके कुछ रूल हैं वो हमें सीखने पड़ेंगे और उसके बाद में हम साधारण या सिंपल तरीके से आईयूपीएसी नाम लिखना सीख जाएंगे। पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम ये बोलता है कि हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका पूर्व लग्न या प्रीफिक्स लिखा जाता है। बच्चों, प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, ठीक है। और उपसर्ग क्या होते हैं आप जानते होंगे, हिंदी में आप पढ़ते हैं प्रत्यय व उपसर्ग। तो उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द से पहले लगते हैं और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कार्बन की संख्या के आधार पर, यानी कि कार्बन की संख्या अगर 1 है तो हम मेथ बोलेंगे, कार्बन की संख्या 2 है तो एथ बोलेंगे। कि पहले के जो लेक्चर हैं उनमें हम पढ़ चुके हैं। तो जो प्रीफिक्स होगा वो हम कार्बन की संख्या के आधार पर डिसाइड करेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रीफिक्स लगाएंगे। जब भी हम हाइड्रोकार्बन का नामकरण करेंगे तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर सफिक्स लिखेंगे। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय और प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, ठीक है। तो अणु में उपस्थित बंध के आधार पर उसका अनुलग्न यानी सफिक्स प्रत्यय लिखा जाता है। पूर्व लगन व अनुलग्न को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम हम लिखेंगे पड़ेगा। पूर्व लग्न व अनुलग्न को सर्ग व अनुलग्न मतलब प्रत्यय। अब कुछ पूर्व लग्न यहाँ पे निर्धारण किए गए हैं, दिए गए हैं सारणी के अंदर, उन्हें हमें याद करना है। अणु में कार्बन परमाणु की संख्या अगर 1 है तो उसके लिए हम पूर्व लगन मेथ लगाएंगे। अगर अणु में कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, एथ लगाएंगे। और अगर 3 है कार्बन परमाणु की संख्या तो उसमें हम क्या लगाएंगे, प्रोप। और कार्बन की संख्या अगर 4 है, कार्बन की संख्या अगर 4 है तो ब्यूट का प्रयोग करेंगे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कार्बन की संख्या अगर 5 है तो हम पेंट लगाएंगे। कार्बन की संख्या अगर 6 है तो हम हेक्स। कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 है तो क्या करेंगे, 8 है तो ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 है तो नॉन और कार्बन की संख्या 10 है तो डेक। ये टेबल आपको पूरी याद करनी है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 10 कार्बन है। ये ऐसे समझ लो कि ये केमिस्ट्री की गिनतियां हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स जोड़नेंगे। प्रीफिक्स क्या होते हैं, उपसर्ग के, उपसर्ग को हम प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का जब भी हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम इन कार्बन की संख्या देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की संख्या देखेंगे। और अगर कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ का प्रयोग करेंगे। कार्बन की संख्या 2 है तो एथ का प्रयोग करेंगे। कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप का प्रयोग करेंगे। ऐसे हम कार्बन की संख्या लेंगे और उसका यूज करेंगे। क्लियर बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन में अनुलग्न का निर्धारण कैसे किया जाता है। अनुलग्न यानी जो बाद में लगेगा, जिसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो अनुलग्न का निर्धारण करने के लिए क्या करना होता है, इसके लिए भी एक टेबल दी हुई है, ये भी हम जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं। कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो होता है एल्केन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन होता है। और एल्केन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन करते हैं यूज, क्योंकि एल्केन एल्क प्लस एन से मिलके बना होता है। तो एल्क प्लस एन
एल्केन बना। एन कब लगाते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, और अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो वहाँ पे हम ईन लगाते हैं। वहाँ पे क्या लगाते हैं? ईन लगाते हैं। और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या करेंगे? कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे आयन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आयन। सो अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इन, कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं कि प्रीफिक्स के रूप में जब भी हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले कार्बन की संख्या काउंट करेंगे। अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो मेथ बोलेंगे, कार्बन की संख्या 2 होगी तो एथ लगाएंगे, कार्बन की संख्या 3 होगी तो प्रोप लगाएंगे, कार्बन की संख्या 4 होगी तो ब्यूट लगाएंगे, कार्बन की संख्या 5 होगी तो पेंट लगाएंगे, कार्बन की संख्या 6 होगी तो हेक्स लगाएंगे। ये तो क्या है? ये क्या है? प्रीफिक्स जोड़ना है हमें। जबकि अनुलग्न के रूप में हम किसको जोड़ेंगे, यानी कि सफिक्स के रूप में हम ये देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आयन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देन हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं एल्केन का नामकरण। एल्केन का नामकरण कैसे किया जाएगा? देखो, मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं, और हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जब हम एल्केन की बात कर रहे होंगे तो एल्केन को एल्क प्लस एन लिख रहे होंगे, तो एल्केन में सभी के अंदर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा। पहली बात तो ये है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n+2, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है एल्केन का सामान्य सूत्र। और एक बात और याद रखनी है, इन्हें संतृप्त यौगिक एवं पैराफिन्स भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि पैराफिन्स किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए एल्केन को पैराफिन्स भी कहते हैं। संतृप्त यौगिक क्या होते हैं? तो एल्केन ही संतृप्त यौगिक होते हैं। क्लियर? नामकरण का पहला नियम क्या बोलता है? सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। मुख्य श्रृंखला के बाहर रहे समूह को प्रतिस्थापी कहते हैं। मैं आपको अभी बता दूं कि आपको पहले कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ ये जो मैं नियम बताऊंगा उनको आपको पढ़ते रहना है, और जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पे इन नियमों का हम अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आता कि यूपीएससी नाम लिखने के नियम लिखिए। क्वेश्चन आता है कि एक फॉर्मूला दे देगा आपको और उसका यूपीएससी नाम लिखवाएगा, जो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप आसानी से यूपीएससी नाम लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, और इस श्रृंखला के बाहर जो भी समूह होगा उसको हम प्रतिस्थापी कहेंगे। ठीक है, देन क्या करेंगे? देन हम सेकंड नियम पे चलते हैं। सेकंड रूल क्या बोलता है? यदि दो या दो से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो तो अधिक प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है। सर, पहला नियम तो ये था कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, पर मान लो कुछ श्रृंखलाएं ऐसी हैं, कुछ श्रृंखलाएं क्या हैं, ऐसी हैं जिनकी लंबाई अलग अलग है। बहुत सारी ब्रांच होंगी, CH2, CH3, 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 इधर उधर CH3 जा रहे होंगे, तो बहुत सारी ब्रांचेज आपको मिलेंगी। तो एक ही बात याद रखनी है, सबसे पहले सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, और लंबी श्रृंखला का उस दिशा से चयन करेंगे जिस ओर से प्रक्रियात्मक समूह सबसे ज़्यादा आए या पहले आए। तीसरा नियम क्या बोलता है? नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, और जब भी आप यूपीएससी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में
पूर्व लग्न का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। ठीक है। यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए नीचे दी गई सारणी के अनुसार उसको लिखेंगे। क्या है सारणी? मोनो डाई ट्राई टेट्रा वाली सारणी है। ये कुछ प्रक्रियात्मक समूह है या प्रतिस्थापी समूह भी बोलते हैं इसको। साइंस में एक का मतलब होता है मोनो, और साइंस में दो का मतलब होता है डाई, तीन का मतलब होता है ट्राई, देन टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की काउंटिंग है। 1 के लिए क्या यूज करेंगे? मोनो। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 नोना और 10 डेका। अभी तक हमें क्या चीज़ याद करनी है? सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। लंबी श्रृंखला के अलावा जो समूह बचेंगे उनको प्रक्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी कहेंगे। और ये प्रतिस्थापी अगर एक है तो मोनो लगाएंगे, दो है तो डाई लगाएंगे, तीन है तो ट्राई लगाएंगे, चार है तो टेट्रा लगाएंगे। इस टेबल में जो हमने पढ़ा वो हम यूज करेंगे। मुख्यतः ट्राई या टेट्रा तक ही सीमित होते हैं ये। ठीक है, तो ज़्यादा अगर आपको याद नहीं रहे तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटा, यहाँ तक आप जरूर याद करें इस टेबल को। ठीक है, और वहाँ पे मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट वाला था ना, उसमें आप ऑक्टेन तक याद कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश ये करना कि पूरी टेबल याद हो जाए। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी नीचे दिए गए हैं कि ये प्रतिस्थापियों के नाम क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। पहला है CH3। तो जब भी आपको कोई भी प्रक्रियात्मक समूह CH3 के रूप में मिलेगा तो उसको हम मेथिल लिखेंगे। CH3 को क्या लिखेंगे? मेथिल। और अगर CH2CH3 हो, CH2CH3 अगर कहीं लिखा हुआ होगा तो वहाँ पे हम एथिल लिखेंगे। ठीक है, CH2CH2CH3 अगर लिखा हुआ है तो वहाँ पे हम प्रोपिल लिखेंगे। ठीक है, देन हम बात करते हैं, गौर से देखो इसको। एक ही कार्बन पर दो CH3 जुड़े हुए हैं। कल मैंने बताया था कि जब एक ही कार्बन पर दो CH3 समूह जुड़े होते हैं तो वो आइसो समूह होता है। ठीक है, तो आइसोप्रोपिल इसका नाम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं CH2 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 CH3, इसको हम ब्यूटिल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे पूरे लेक्चर तो आप ये देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इस CH2 की जगह CH3 कर देता, मैं इस CH2 की जगह CH3 कर देता तो इसका नाम होता ब्यूटेन। इसका नाम क्या होता? ब्यूटेन। क्योंकि कार्बन की संख्या सबसे पहले हम काउंट करते हैं, कार्बन कितने हैं? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और जब कार्बन की संख्या 4 होती है तो उसके लिए ब्यूट लगाते हैं। ठीक है, और प्लस अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे तो ब्यूट प्लस एन मिलके ब्यूटेन बन जाता, लेकिन तब बनता जब इस CH2 की जगह CH3 होता, परंतु यहाँ पे CH2 है। तो जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में से आप एक हाइड्रोजन हटा देते, ये एक याद करने का तरीका है, जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में से आप एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो वहाँ पे एन की जगह आपको इल लगा देना है, एन की जगह इल लगा देना है। तो ब्यूटेन की जगह एन हटाओ, ब्यूट प्लस एन था पहले, अब ब्यूट प्लस इल हो जाएगा तो ब्यूटिल हो जाएगा। ऐसे ही आप मेथेन के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि CH3 की जगह अगर इस CH3 की जगह पहले क्या था, इस CH3 की जगह अगर CH4 होता तो इसको मेथेन लिखते। क्या लिखते? मेथेन लिखते। लेकिन अभी क्या लिखा गया, ये मेथिल। तो एन की जगह इल लग जाएगा जब एक हाइड्रोजन हट जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बात मेरी समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं फिर। कुछ प्रक्रियात्मक समूह यहाँ पे भी दिए गए हैं। प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी समूह एक ही होते हैं। अगर कहीं Cl लिखा हुआ है, Cl का मतलब होता है क्लोरो। Cl का मतलब क्या होता है? क्लोरो।
Br का मतलब क्या होता है? ब्रोमो। I आयोडो, F फ्लोरो, NO2 नाइट्रो। देखो ये चार तत्व है ना, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये वर्ग 17 के तत्व हैं। जब हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे ना, तो पूरी आवर्त सारणी ट्रिक्स से याद करेंगे। जैसे वर्ग 17 के तत्वों को हम याद करेंगे, फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर से एफ याद करेंगे, फिर कल Cl याद करेंगे, बाहर Br, और आई से आई याद करेंगे। ठीक है। एक तत्व और होता है वर्ग 17 के अंदर AT, जिसे हम एस्टेटीन के नाम से जानते हैं। इनका सीक्वेंस क्या है? तो सीक्वेंस पहले एफ आता है, फिर Cl आता है, फिर Br आता है, फिर आई आता है। तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं उन्हें हम लवण बनाने वाले तत्व कहते हैं। क्योंकि ये लवण बनाते हैं इसलिए हम लवण बनाने वाले तत्व कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि ये सोडियम है और सोडियम के साथ Cl मिलता है और ये साधारण नमक बना लेता है, तो ये Cl वर्ग 17 का तत्व है, तो इसे हम लवण बनाने वाले तत्व भी कहते हैं। इन्हें हम हैलोजन भी कहते हैं। हैलोजन का मतलब ही लवण बनाने वाले तत्व होते हैं। ठीक है। तो Cl का मतलब क्लोरो होता है, Br का मतलब ब्रोमो होता है, I आयोडो, F जो होता है वो फ्लोरो, और NO2 नाइट्रो। NO2 किस को क्या पढ़ेंगे हम? नाइट्रो पढ़ेंगे। तो ये कुछ हमने प्रतिस्थापित देखे। ठीक है। अभी हम कुछ नाम लिखते हैं, उससे समझते हैं कि कैसे हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है। एक टेबल हमारे पास है और इसका नामकरण हमें लिखना है। तो अभी तक हमने नियम पढ़े हैं, वो क्या है? कुछ नियम हैं, दो नियम और रह गए छोटे से यहाँ पे, चलो इनको पढ़ लेते हैं। पांचवा नियम ये बोलता है कि जो प्रक्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी हैं उनको कम अंक मिलने चाहिए, उधर से हम काउंटिंग करेंगे। ठीक है। और अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक देंगे और उसको पहले लिखेंगे। ठीक है। और छठा ये बोलता है कि अगर अंक होंगे, दो अंक हैं, तो अंकों के बीच में हम कोमा लगाएंगे, और अंक व शब्द के बीच में या अंक व नाम के बीच में हम हाइफन लगाएंगे। हाइफन जानते हो आप? ये हाइफन है। ठीक है। तो नाम लिखते समय क्या करना है हमें? अगर दो अंक हैं, डिजिट हैं दो, तो वहाँ पे हम कोमा लगाएंगे, जबकि एक अंक और नाम होगा उनके बीच में हम हाइफन लगाएंगे। हाइफन यानी डैश लगा देंगे। ठीक है। देन हम टेबल देखते हैं। फिर टेबल में क्या हो रहा है ध्यान से देखेंगे टेबल को सब लोग। कार्बन की संख्या, संरचना सूत्र एवं IUPAC नाम की ये टेबल है, इसको देखते हैं ध्यान से। देखो मैंने बताया कुछ नियम हमने पढ़े, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि सबसे पहले हम कार्बन काउंट करेंगे हाइड्रोकार्बन नाम लिखते समय। तो CH4 में कार्बन कितने हैं बताओ? कार्बन की संख्या एक है। कार्बन की संख्या एक होती है तब मेथ लगाते हैं क्या? तो आप बोलोगे यस सर, मेथ ही लगाते हैं। अब मैं पूछता हूं कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या एन लगाते हैं क्या? तो यहाँ पे एन लिख देंगे। और मेथ प्लस एन मिलके मेथेन बनता है क्या? तो ये मेथेन बनेगा। ये संरचनात्मक सूत्र पहले के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि संरचनात्मक सूत्र कैसे बनाते हैं। ठीक है। C2H6, सबसे पहला काम कार्बन की संख्या देखनी है। कार्बन कितने? दो। अगर दो कार्बन है तो क्या एथ लगाएंगे क्या? जरूर एथ लगाएंगे। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, देखो संरचनात्मक सूत्र को, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन लगाएंगे, तो नाम क्या पड़ जाएगा? एथेन। देन हम बात करते हैं C3H8 की। C3H8 ये क्या बोलता है? कार्बन कितने? तीन। जब भी तीन कार्बन होते हैं तो क्या प्रोप नहीं लगाते क्या? प्रोप तो लगाते हैं सर। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। क्लियर है बात? आगे बढ़े फिर। कार्बन की संख्या चार आ गई। कार्बन की संख्या चार के लिए क्या लेते हैं? ब्यूट।
और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। अब समझने वाली बात आती है नीचे वाले सूत्र में। नीचे वाले सूत्र में कैसे आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है। सबसे पहले क्या करना है, लंबी श्रृंखला का चयन करना है। लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद में, लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद में जो समूह बचेंगे उन्हें हम प्रतिस्थापी समूह कहेंगे। कैसे देखते हैं। ये लंबी श्रृंखला है, एक यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी CH3 जुड़ा हुआ है और ये एक कार्बन बीच में, उस पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो कार्बन की अगर श्रृंखला देखें, श्रृंखला मतलब एक रास्ता देखें हम, तो सबसे लंबा रास्ता कौन सा है उस पर अपने को चलना है। सो यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ। मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। मैं इस कार्बन को काउंट नहीं कर रहा। अगर आप नीचे जाएंगे तो ऊपर का कार्बन काउंट नहीं होगा, इसका मतलब एक कार्बन तो अपने को छोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। यानी कि जो चैन बना रहा हूँ मैं, जो लंबी श्रृंखला का मैं चयन कर रहा हूँ वो 3 है कार्बन यहाँ पे। तो ये तो एक लंबी श्रृंखला हो गई। इसके अलावा क्या बच गया, इसके अलावा नीचे बच गया CH3। एक C है, उसके ऊपर 3 H हैं, तो नीचे क्या बच गया, CH3। ये जो CH3 है ना, इसको ही हम प्रतिस्थापी समूह या प्रक्रियात्मक समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अभी हमने पढ़ा है कि अगर CH3 अगर है तो वहाँ पे हम मेथिल लगाते हैं। वहाँ पे क्या लगाते हैं, मेथिल लगाते हैं। अभी हमें देखना कि ये प्रक्रियात्मक समूह कहाँ पे जुड़ा हुआ है, यानी कि कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है। हमने नंबरिंग की है, हमने कहा नंबरिंग की है, तो हमने देखा कि ये दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है। दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 हाइफन मेथिल लिखेंगे। हाइफन क्यों लगाया सर, कोमा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि कोमा तब लगता है जब डिजिट व होते हैं। 2 डिजिट के बीच में, 2 अंकों के बीच में कोमा लगता है, जबकि एक शब्द और एक अंक के बीच में हाइफन लगता है, डैश लगता है। प्रोपेन क्यों लिखा सर, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है, 3। अरे कार्बन की संख्या 3 ही है ना, जो लंबी श्रृंखला है उसमें कार्बन की संख्या देखनी है। जो नीचे वाला CH3 है ना, वो कार्बन की संख्या में शामिल नहीं होगा, वो तो एक प्रतिस्थापी है। ठीक, तो लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन है तो प्रोप यूज करेंगे, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लगा देंगे, तो प्रोपेन हो जाएगा। तो इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, 2 मेथिल प्रोपेन। क्लियर है बात। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है CH3 CH2 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 CH3। बहुत बड़ा सा आपको दिख रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है। आप यकीन मानिए कि सबसे पहले हमें लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो आप करो। लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद में कोई भी कार्बन बाहर बचेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही तो श्रृंखला है, ये अशाखित हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। तो कार्बन कितने हुए, 1 2 3 4 5। इस बॉक्स में कितने कार्बन है बताओ, 5 कार्बन है ना। 5 कार्बन है तो क्या पेंट यूज नहीं लेंगे, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, तो पेंट प्लस एन मिलके पेंटेन बन जाएगा। तो इस सूत्र का आईयूपीएसी नाम होगा पेंटेन। एग्जाम में ऐसे ही आता है कि ये सूत्र आपको दे देगा, फिर बोलेगा इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। देन हम बात करते, ये है यहाँ पे CH3 CH CH2 CH3 और एक CH3 नीचे है। ये काउंटिंग इधर से कर रहा है, पहले 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे और नंबरिंग उधर से करेंगे, यानी कि गिनती उधर से स्टार्ट करेंगे जहाँ से प्रक्रियात्मक समूह पहले आए। तो इस पे ये जो है यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब अगर यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं ना, तो 2 नंबर पे CH3 आ जाता है। देखो ध्यान से,
एक बच्चा बोलता है सर इस CH3 से मैं काउंट कर लेता हूँ। कर ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 आ जाएगा CH3 की जगह। ये जो 2 है वो 2 ही रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा। तो ये कार्बन है वो प्रक्रियात्मक समूह हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो, इधर से अगर काउंटिंग करेंगे तो भी 2 नंबर पे प्रक्रियात्मक समूह आ रहा है, और ऊपर से काउंटिंग करेंगे तो भी 2 नंबर पे ही प्रक्रियात्मक समूह आ रहा है। तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि हमें काउंटिंग उधर से ही करनी है जहां से प्रक्रियात्मक समूह पहले आए। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं जैसे किताब में लिखा गया है। ठीक है, हमने कर लिया। अभी हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हम प्रक्रियात्मक समूह जो होते हैं उनके नाम लिखते हैं। तो 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? CH3। और CH3 एक प्रतिस्थापी है ना। और इसका नाम क्या है? मेथिल। अभी पढ़ा है हमने, मेथिल इसका नाम है। तो 2 नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 मेथिल लिख दिए और बीच में हाइफन लगा दिया। हाइफन क्यों लगाया सर? क्योंकि डिजिट और शब्द के बीच में हाइफन लगता है, और डिजिट के बीच में कोमा लगता है। अंक व अंक के बीच में कोमा, अंक व शब्द के बीच में हाइफन लगाया जाता है। क्लियर? अब जो लंबी श्रृंखला आपने चयन किया था, उस लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है? तो 4 कार्बन है उस लंबी श्रृंखला में। 4 अगर कार्बन है तो 4 कार्बन करते हैं ब्यूट, और सभी कार्बन के लगाएंगे तो नाम पड़ जाएगा ब्यूटेन। तो इस फॉर्मूले का नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। क्लियर? देन CH3 एक कार्बन है, उसके ऊपर CH3 है, यहाँ पे CH3 है और CH3 है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है। लंबी श्रृंखला का मतलब है आपको एक ऐसे रास्ते पे चलना है जहाँ, जिस रास्ते पे सबसे ज़्यादा कार्बन आपको मिल जाए, और उधर से चलना है जहाँ से प्रक्रियात्मक समूह पहले आ जाएं। प्रक्रियात्मक समूह कुछ नहीं होते हैं। जिस रास्ते पे आप चलोगे, सबसे जो लंबा रास्ता होगा उससे आप जा रहे हो, साइड में जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी ना, वो ही प्रक्रियात्मक समूह होती हैं। जैसे इसने यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया। अब 1 2 3, अब CH3 तो ऊपर है और CH3 नीचे है, यानी कि 2 नंबर पे CH3 ऊपर जुड़ा हुआ है और 2 नंबर पे ही CH3 नीचे जुड़ा हुआ है। तो ये CH3 ही प्रक्रियात्मक समूह है, और कुछ प्रक्रियात्मक समूह अलग से नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो हमें पढ़ा है कि अब एक प्रक्रियात्मक समूह अगर होगा तो हम मोनो लगाएंगे, 2 होगा तो डाई लगाएंगे। तो यहाँ पे डाई लगाना पड़ेगा अपने को। 2, 2, कोमा इसलिए लगाएंगे क्योंकि अंक है और अंकों के बीच में कोमा लगता है। फिर हाइफन लगाएंगे। हाइफन क्यों लगाएंगे? क्योंकि अंक व शब्द के बीच में हाइफन लगाता है। डाई क्यों लगाए सर? क्योंकि 2 है तो डाई लगाएंगे, 3 होते तो ट्राई लगाते, 4 होते तो टेट्रा लगाते। मेथिल क्यों बोला सर? क्योंकि मेथिल ही तो है ये, CH3 है ना। CH3 प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? मेथिल होता है ना। और ये जो मुख्य श्रृंखला है, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के लिए हम प्रोप का यूज करते हैं, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लगाएंगे। तो प्रोप प्लस एन मिलके प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। सर काउंटिंग किधर से करें? भाई काउंटिंग उधर से करो जहाँ सबसे लंबी श्रृंखला मिल जाए। काउंटिंग वहाँ से करो जहाँ से सबसे लंबी श्रृंखला मिल जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट किया। मान लो ये 1 है, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, ये 5 और ये 6। तो जब मैं इधर से काउंटिंग करना स्टार्ट करूँगा ना, जब मैं इधर से काउंटिंग करना स्टार्ट करूँगा तो 3 नंबर पे CH3 मिलेगा मुझे नीचे प्रक्रियात्मक समूह के रूप में। और जब मैं इधर से काउंटिंग करना स्टार्ट करूंगा तो भी मुझे 3 नंबर पे ही 2 ये CH2 CH3 मिल जाएगा। तो फिर ये तो दुविधा वाली बात हो गई कि किधर से काउंटिंग करें। तो याद करो, याद क्या करना है कि अगर ऐसा हो रहा है कि दोनों तरफ से काउंटिंग करने पर, एक रूल हमने पढ़ा है ना कि ऐसा हो रहा है कि अगर दोनों तरफ से काउंटिंग करने में प्रक्रियात्मक समूह को समान अंक मिल रहे हों, तो हम उस प्रक्रियात्मक समूह से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसमें पहले आता है। तो ये तो क्या है? ये तो मेथिल है, और ये क्या है? एथिल। एथिल को कैसे लिखते हैं? एथिल ऐसे लिखते हैं, एथिल। और दूसरा क्या है? मेथिल।
तो पहले ए आता है या मैं आता है? तो पहले ए आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो इसलिए पहले एथिल की तरफ से हम काउंटिंग करेंगे। इसीलिए यहाँ से हम काउंटिंग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग यहाँ से करेंगे तो 3 नंबर पे एथिल आएगा, क्योंकि ये जो प्रक्रियात्मक समूह है ना उसको एथिल बोलते हैं। CH2 CH3 जो प्रक्रियात्मक समूह है उसको एथिल बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम काउंटिंग करेंगे इधर से। तो 3 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? एथिल जुड़ा हुआ है। अगर 3 नंबर पे एथिल है तो 3 एथिल लिख देंगे। देन 4 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? मेथिल, तो 4 मेथिल लिख देंगे। 3 एथिल 4 मेथिल। हेक्सेन क्यों बोला सर? क्योंकि कार्बन की संख्या 6 है बेटा। कार्बन की संख्या अगर 6 है और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स लगाएंगे, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, तो हेक्स प्लस एन मिलके हेक्सेन बन जाएगा। क्लियर बात? तो ये इसका यूपीएससी नाम होगा। देन हम बात करते हैं इस वाले की, CH3 CH CH CH3। सर काउंटिंग किधर से करें? काउंटिंग उधर से करो जहाँ पर प्रक्रियात्मक समूह पहले आए। मान लो एक बच्चा है, वो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करता है, इसको 1 मानता है, फिर 2 मानता है, फिर 3 मानता है, 4 मानता है, और एक बच्चा है वो इधर से काउंटिंग करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ से अगर आप काउंटिंग करोगे ना तो पहले 2 नंबर पे बी आर आ जाएगा। ठीक है, बी आर एक प्रक्रियात्मक समूह है, प्रक्रियात्मक समूह की लिस्ट देखी थी ना अभी हमने। और यहाँ से अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 2 नंबर पे ही आ जाएगा Cl, परंतु वही अंग्रेजी वर्णमाला वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि बी पहले आता है तो हम काउंटिंग इधर से ही करेंगे, Cl C बाद में आता है तो इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे। तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे? यहाँ से करेंगे, यानी कि ये 1 कार्बन होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। ये चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आप प्रैक्टिस करें। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर सबके पास होंगे आपके, मैं आपको बता देता हूँ। 7690883863। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ओनली क्लियर? आगे बढ़ते हैं फिर। देन हम बात करते हैं CH3 CH CH CH3। ये हो गया, इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आता है CH3C CH3 ऊपर है, CH3 नीचे, CH2C CH3 CH3। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। सर काउंटिंग किधर से करेंगे? एक बच्चा यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करता है, दूसरा बच्चा यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करता है। तो जब आप यहाँ से काउंट करोगे ना तो 2 नंबर पे आपको ये मिल जाएगा, और जब आप यहाँ से काउंट करोगे तो 2 प्रक्रियात्मक समूह मिलेंगे आपको 2 नंबर पे। तो काउंटिंग आपको किधर से करनी पड़ेगी? यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा प्रक्रियात्मक समूह मिल रहे हैं, और प्रक्रियात्मक समूह अगर ज़्यादा मिल रहे हैं तो वहीं से हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें काउंटिंग करनी है। तो 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? देखो ध्यान से, 2 नंबर पे 2 CH3 समूह जुड़े हुए हैं, और CH3 समूह जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेथिल होते हैं। और एक ही हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में 2 या 2 से ज़्यादा अगर प्रक्रियात्मक समूह हैं तो उसके लिए क्या लगाते हैं? 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। तो देखो 2 नंबर पे 2 CH3 हैं, और 4 नंबर पे एक CH3 और है। 4 नंबर पे ये CH3 है ना। ठीक है, तो 2 2 4 सभी के बीच में कोमा लगाया, क्योंकि अंक है और अंकों के बीच में कोमा लगता है। और ट्राई मेथिल पेंटेन, पेंटेन क्यों बोला? क्योंकि कार्बन 5 है, कार्बन 5 है और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या लगाया? पेंटेन लगाया। क्लियर बात? देन हम बात करते हैं CH3 CH CH CH3। 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? आई। 3 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? NO2। सर काउंटिंग इधर से कर लो ना। नहीं भाई, क्योंकि ABCD में आई पहले आता है, एन बाद में आता है, तो पहले काउंटिंग इधर से करेंगे, यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4,
दो नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, आई, आई को भी पढ़ा हमने, आयोडो कहते हैं, तो टू आयोडो बोलेंगे। तीन नंबर पे NO2, NO2 मतलब नाइट्रो, तो तीन नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रो, तो तीन पे क्या लिख देंगे, नाइट्रो। और ब्यूटेन क्यों लिखा, क्योंकि मुख्य श्रृंखला जो है उस पे चार ही कार्बन हैं, और जब चार कार्बन आते हैं तो ब्यूट बोलते हैं, चार कार्बन आते हैं तो क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्यूट प्लस एन लिख दिया, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, ब्यूट प्लस एन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं CH3, CH, CH, CH3, दो नंबर पे Cl जुड़ा हुआ है, इधर तीन नंबर पे F जुड़ा हुआ है। सर काउंटिंग इधर से करूंगा मैं, तो करो भाई, इधर से काउंटिंग कर लो। इधर से आप काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे और इसको 4 मानेंगे, ऐसे ही करेंगे। जब आप यहाँ से काउंटिंग करोगे तो दो नंबर पे F आएगा, और जब आप इधर से काउंटिंग करोगे तो दो नंबर पे Cl आएगा। तो ABCD वाला ही फॉर्मूला में लगाना है कि C पहले आता है, F बाद में आता है, तो काउंटिंग कहाँ से होगी, काउंटिंग होगी इधर से। ठीक है, तो अब देखो दो नंबर पे कौन आ रहा है, Cl, Cl मतलब क्लोरो, तो टू क्लोरो लिख देंगे। तीन नंबर पे कौन आ रहा है, फ्लोरो, तो थ्री नंबर पे क्या लिख देंगे, फ्लोरो लिख देंगे। ब्यूटेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है, ब्यूट लगाएंगे और एन लगाएंगे, तो ब्यूट प्लस एन, सो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास को यहीं हम बाउंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।